City Live, a platform to sharing your thoughts. You are watching City Live. सुबह से आज इस एग्जीबिशन में लगे हैं, इस एग्जीबिशन को सफल बनाने के लिए लगे हैं। और आज की शाम ये सेमिनार आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में सीखेंगे। और कुछ ही देर में हम 7 बजे, फिक्स 7 बजे इस डिजिटल प्रिंटिंग सेमिनार को शुरू कर देंगे। फोन्स को साइलेंट पे डाल दें ताकि आपके और सेमिनार के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन पाएँ। साथ ही यहाँ पे एक वीडियो प्रेजेंटेशन चलेगी डिजिटल प्रिंटिंग सेमिनार से रिलेटेड, आप उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस सेमिनार में आपके और यहाँ पे जो हमारे अतिथि होंगे उससे सवाल जवाब का एक सेशन होगा, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन होगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में। ये वीडियो आपको डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में आसान रूप से बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताएगी। तो आप अपने फ़ोन्स को साइलेंट कर लीजिए और आपके समक्ष एक वीडियो प्रेजेंटेशन होने जा रही है। प्रिंटिंग ये सिर्फ कागज पर स्याही नहीं, ये विचारों को पहचान देने की शक्ति है। ये बिजनेस को ब्रांड में बदलने का माध्यम है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर दिन, हर शहर, हर व्यवसाय को चलाती है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक महासागर है जिसके अंदर अनेकों उपखंड हैं, लेकिन इस महासागर का सबसे बड़ा स्तंभ है पेपर प्रिंटिंग। साल 1440 जब दुनिया ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की ताकत देखी, तब से लेकर आज तक तकनीक बदली, स्पीड बढ़ी, क्वालिटी बेहतर हुई, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, प्रिंटिंग की आवश्यकता। आज पेपर प्रिंटिंग की दुनिया 2 शक्तिशाली तकनीकों पर खड़ी है, ऑफसेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग। ऑफसेट का पेपर प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण योगदान है। जब बात हो बड़े वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी की, तब ऑफसेट ही सबसे भरोसेमंद विकल्प है। बड़े वॉल्यूम में कम लागत इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन समय बदल चुका है। डिजिटल प्रिंटिंग अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुकी है। आज ऑर्डर, आज प्रिंट और आज ही डिलीवरी, ये डिजिटल में ही संभव है। छोटे ऑर्डर में भी बेहतर मुनाफा मिलता है। हर प्रिंट को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग किया जा सकता है। ना कोई प्लेट मेकिंग, ना कोई इंतज़ार, सिर्फ स्पीड ही स्पीड। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी तकनीक बेहतर है, सवाल ये है कि आप भविष्य के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि मार्केट बदल चुका है। आज ग्राहक चाहता है फास्ट डिलीवरी, छोटे छोटे ऑर्डर, कस्टमाइजेशन और तुरंत सर्विस, और यही है डिजिटल प्रिंटिंग का युग। इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रिंटर्स क्लब अब अपने मेंबर्स को डिजिटल प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए सबसे बेहतर और एक्सक्लूसिव डील्स उपलब्ध करवाएगा। आज प्रिंटर्स क्लब भारतीय प्रिंटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और मजबूत नेटवर्क बन चुका है।
इसी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए हम कंपनियों के साथ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करके मशीनें डीलर प्राइस या उससे भी बेहतर रेट पर फाइनल करते हैं। साथ ही हम केवल कीमत ही नहीं बल्कि टेक्निकल वेरिफिकेशन के बाद ही सबसे सही मशीन का चयन सुनिश्चित करते हैं ताकि आपके निवेश पर मैक्सिमम रिटर्न मिले। और यही सभी फायदे, बेहतर प्राइस, सही मशीन चयन और स्पेशल एडवांटेज हम सभी मेंबर्स तक सीधे ट्रांसफ़र करेंगे। इस ऑफर को समझने से पहले आइए समझते हैं उस ताकत को जिसका हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। प्रिंटर्स क्लब भारतीय प्रिंटिंग इंडस्ट्री का सबसे मजबूत और विश्वसनीय नाम है। प्रिंटर्स क्लब से 43,000 से ज़्यादा प्रिंटर्स जुड़े हैं। हमारी 27 शहरों में ब्रांचेस हैं। 150 से ज़्यादा शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त हैं। प्रिंटर्स क्लब का प्रोडक्शन प्लांट बहुत ही विशाल और अत्याधुनिक है, जो 60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ नई तकनीक और हाई एंड मशीनों के साथ बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। प्रिंटर्स क्लब भारतीय प्रिंटिंग इंडस्ट्री का सबसे मजबूत नाम और सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम भारत की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली प्रिंटिंग मैगजीन के प्रकाशक भी हैं। हम भारत के सबसे प्रमुख प्रिंटिंग एक्सपो में से एक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो और डिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग एक्सपो के आयोजक भी हैं। हमारे नए फ्रेंचाइजी मॉडल को समझने से पहले हमें डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स और इस बिजनेस को भी समझना होगा। डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स मुख्यतः 3 कैटेगरी में आती हैं: LPP, MPP और HPP। LPP लगभग 15 से 25 लाख रुपए कीमत के प्रिंटर होते हैं। MPP लगभग 35 से 55 लाख रुपए कीमत के प्रिंटर होते हैं। HPP लगभग 60 से 80 लाख रुपए कीमत के प्रिंटर होते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फैस्मा। फैस्मा का मतलब फुल सर्विस मेंटेनेंस अग्रीमेंट है। ये मशीन खरीदने के बाद हमें हर माह लगने वाली प्रमुख लागत होती है। मशीन के रखरखाव के नुकसान जैसे टूट फूट को छोड़कर लगभग सब कुछ, जैसे मशीन की सर्विस, चलने वाले पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक यानी टोनर, यानी लगभग सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। बस हमें हर प्रिंट यानी क्लिक के हिसाब से कंपनी को चार्ज देना होता है। इन तीनों कैटेगरी में HPP का फैस्मा सबसे कम होता है और इसी अनुसार LPP का फैस्मा चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। यानी जितनी महंगी मशीन उतना सस्ता फैस्मा और जितना कम फैस्मा उतनी ज़्यादा कमाई। फैस्मा चार्ज में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। सभी कंपनियां फैस्मा के लिए मासिक स्लैब सिस्टम देती हैं। जैसे जैसे आपका प्रिंट वॉल्यूम बढ़ता है, प्रति प्रिंट क्लिक लागत कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मासिक 10,000 प्रिंट होते हैं तो आपको 3 रुपये 85 पैसे प्रति प्रिंट देना होगा। 10,000 से 20,000 प्रिंट के लिए 3 रुपये 75 पैसे प्रति प्रिंट देना होगा। 20,000 से ज़्यादा प्रिंट होने पर 3 रुपये 65 पैसे प्रति प्रिंट चार्ज होगा। हम सभी जानते हैं कि इस कंपटीशन के दौर में अधिकतर प्रिंटिंग प्रेस हाई वॉल्यूम स्लैब तक नहीं पहुंच पाती और मजबूरी में उन्हें ऊंचे फैस्मा रेट पर ही हर प्रिंट का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि एक ही प्रिंटिंग प्रेस सेम कैटेगरी की 2 या उससे अधिक मशीनें इंस्टॉल करती है तो उन सभी मशीनों की कुल प्रिंट कॉपी यानी टोटल वॉल्यूम को जोड़कर फैस्मा स्लैब तय किया जाता है। यही है असली अवसर। इस नियम का फायदा उठाते हुए आप प्रिंटर्स क्लब का मेंबर बनकर मशीन खरीद सकते हैं। यदि आप प्रिंटर्स क्लब की मेंबरशिप से मशीन लेते हैं तो आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, मशीन सबसे बेस्ट प्राइस पर पाएंगे। मजबूत नेगोशिएशन के कारण मशीन आपको डीलर प्राइस या उससे भी बेहतर रेट पर मिल सकती है। दूसरा फायदा, फैस्मा यानी प्रति प्रिंट क्लिक चार्ज में फायदा, यानी पहले ही प्रिंट आउट से आपको सबसे बेहतर फैस्मा स्लैब का फायदा। और तीसरा बड़ा फायदा, सबसे बेस्ट मशीन का चयन। प्रिंटर्स क्लब की एक्सपर्ट टीम हर टेक्निकल मापदंड पर परख कर आपके लिए सबसे उपयुक्त और प्रॉफिटेबल मशीन का चयन करती है। अकेले नहीं, नेटवर्क के साथ बढ़िए, कम लागत में ज्यादा मुनाफा पाइए। यही है नेटवर्क की ताकत। आइए अब प्रिंटर्स क्लब के फ्रेंचाइजी मॉडल को विस्तार से समझते हैं। हमारे 2 फ्रेंचाइजी मॉडल हैं। लेवल 1 जिन्हें हम प्रीमियम मेंबर भी कहते हैं, लेवल 2 जिन्हें हम प्रोडक्शन पार्टनर भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 फ्रेंचाइजी की, यानी प्रीमियम मेंबर की। सबसे खास बात, प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए कोई फीस नहीं है, ये पूरी तरह मुफ्त है।
बस आपको प्रिंटर्स क्लब का मेंबर बनकर किसी भी डिजिटल प्रिंटर में निवेश करना होगा। ऐसा करने से आपकी मेंबरशिप सामान्य से प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीमियम मेंबर्स को होने वाले फायदे: मशीन खरीद सबसे कम कीमत पर, फैस्मा में सबसे बेहतर स्लैब का लाभ, प्रिंटर्स क्लब के प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स पर 1 से 10% अतिरिक्त डिस्काउंट, वी कट पेपर पर 1 से 10% अतिरिक्त डिस्काउंट, पार्टनर कंपनी द्वारा डेडिकेटेड स्टेबल सपोर्ट स्टाफ, एग्जीबिशन में बुकिंग पर 2.5 लाख रुपए तक की लेजर इंग्रेविंग मशीन बिल्कुल मुफ्त। आपके शहर में भविष्य में यदि लेवल 2 फ्रेंचाइजी प्रदान की जाती है तो आपके सुव्यवस्थित और सक्रिय कार्य को ध्यान में रखते हुए आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल पूरी तरह पारदर्शिता पर आधारित है। मोनोटेक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ हुए हमारे विशेष डीलरशिप अग्रीमेंट के अनुसार केवल मशीन की बिलिंग हमारे माध्यम से रूट होगी, लेकिन आपका फैस्मा अग्रीमेंट सीधे मोनोटेक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ होगा, जिसमें कोई मिडिल लेयर कंट्रोल नहीं होते हुए भी आपको बेस्ट फैस्मा स्लैब का लाभ मिल जाएगा। यही महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें अन्य से अलग बनाता है। अगर फैस्मा अग्रीमेंट थर्ड पार्टी के माध्यम से रूट होता है तो उसमें उनका मुनाफा जुड़ने की संभावना रहती है। वहीं प्रिंटर्स क्लब के नाम पर मशीन लेने पर फैस्मा पूरी तरह सीधे कंपनी के साथ होता है। प्रिंटर्स क्लब का मतलब ही है पूरी पारदर्शिता, कोई छुपा चार्ज नहीं। लेवल 1 फ्रेंचाइजी के महत्वपूर्ण नियम: प्रिंटर्स क्लब का नाम अपने साइन बोर्ड पर उपयोग नहीं कर सकते। ये ओपन मॉडल है, एक ही शहर से कई प्रिंटर्स हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। लेवल 1 फ्रेंचाइजी में आप अपनी सेलिंग प्राइस खुद तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप अपने बिजनेस को अपने तरीके और पॉलिसीज के अनुसार चला सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्राइस या ऑपरेशन कंट्रोल नहीं है। लेवल 1 फ्रेंचाइजी मॉडल केवल आपको मशीन और फैस्मा चार्ज पर बेस्ट डील दिलाने तक सीमित है। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल प्रिंटर लगाने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। विद डिजिटल प्रिंटिंग आपकी मौजूदा सेवाओं को कॉम्प्लीमेंट करती है, चाहे आप ऑफसेट प्रिंटर हो या साइनेज प्रिंटर। यदि आप एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है तो आपको डिजिटल प्रिंटर जरूर लगाना चाहिए। इससे आप अपने कस्टमर्स को तुरंत डिजिटल प्रिंट आउट की सेवा दे पाएंगे। साथ ही सर्विस देने के लिए आपको किसी अन्य से जॉब वर्क नहीं करवाना पड़ेगा और आप अपने ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवा दे पाएंगे। इसके अलावा आप B2B सप्लाई भी दे सकते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में प्रिंटिंग व्यवसाय करते हैं और वहां 20 से 30 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, लेकिन आपके शहर में डिजिटल प्रिंट आउट के लिए कोई मशीन इंस्टॉल नहीं है, तो आप डिजिटल प्रिंटर इंस्टॉल करके एक बड़ा अवसर बना सकते हैं। आप अपने शहर के अन्य प्रिंटर्स को डिजिटल प्रिंट आउट की B2B सर्विस दे सकते हैं, जिससे उन्हें अपने ही शहर में तेज और सुविधाजनक सेवा मिल सके। इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा और शहर के प्रिंटर्स के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आइए अब समझते हैं लेवल 2 फ्रेंचाइजी मॉडल को। लेवल 2 फ्रेंचाइजी हमारे प्रोडक्शन पार्टनर होते हैं। लेवल 1 की तरह लेवल 2 फ्रेंचाइजी को भी मशीनें और अन्य सेवाएं बेस्ट प्राइस पर उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेवल 2 फ्रेंचाइजी के लिए भी कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है। आपको केवल हमारी नीतियों के अनुसार अपना प्रोडक्शन करना होता है, जिसमें हमारे द्वारा अप्रूव्ड मशीनें और निर्धारित कैटेगरी की मशीनें इंस्टॉल करनी होती हैं। लेवल 2 फ्रेंचाइजी को लेवल 1 के मुकाबले अतिरिक्त अवसर मिलते हैं, जैसे एक शहर में केवल एक ही लेवल 2 फ्रेंचाइजी दी जाती है, जिससे आपको पूरे शहर का एक्सक्लूसिव मार्केट कवर करने का अवसर मिलता है। आपको ऑर्डर लाने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रिंटर्स क्लब द्वारा आपको लगातार ऑर्डर और सेल्स सपोर्ट उपलब्ध करवाया जाता है। आपको आधुनिक मैनेजमेंट सपोर्ट दिया जाता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, MIS रिपोर्टिंग, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, स्टाफ और मशीन ऑपरेटर्स के लिए समय समय पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ताकि उच्च गुणवत्ता और अधिक प्रोडक्शन हो सके। इस प्रकार की फ्रैंचाइजी हमारे वेयरहाउस की तरह भी कार्य करती है, जिससे वे पूरे शहर के प्रिंटर्स को रॉ मटेरियल की सप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण अकाउंटिंग बेहतर और पारदर्शी रहती है, साथ ही किसी प्रकार का उधार भी नहीं होता। लेवल 2 फ्रैंचाइजी का उद्देश्य पूरे भारत में तेज और आधुनिक प्रिंटिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ये हर शहर में हमारे प्रोडक्शन सेंटर होंगे। आइए एक बार हमारे पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को समझते हैं।
हमारे प्रोडक्शन प्लांट दो कैटेगरी के होते हैं। पहला नेशनल प्रोडक्शन हब, दूसरा सिटी प्रोडक्शन सेंटर। नेशनल प्रोडक्शन हब पूरे भारत के लिए एक केंद्रीय प्रोडक्शन सेंटर है जहां देश भर से ऑर्डर आते हैं और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है। यहां ऑफसेट प्रिंटिंग और हाई इन्वेस्टमेंट मशीनें स्थापित हैं। वर्तमान में ये हब जयपुर में स्थित है। नेशनल प्रोडक्शन हब में मुख्य रूप से क्लब प्रिंटिंग की जाती है। क्लब प्रिंटिंग का मतलब है एक जैसे नेचर वाले कई ऑर्डर्स को एक साथ प्रिंट करना, जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट सभी में बढ़ जाती है और लागत काफ़ी कम हो जाती है। आज प्रिंटर्स क्लब के साथ 43,000 प्लस प्रिंटर्स जुड़े हुए हैं, जो अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करवाने के लिए नेशनल प्रोडक्शन हब पर भेजते हैं, जहां देश भर से रोज़ाना लगभग 10,000 ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं। कल्पना कीजिए हमारा मैनेजमेंट कितना मजबूत और उन्नत है, जो बिना किसी परेशानी इतने बड़े वॉल्यूम के ऑर्डर्स को रोज़ाना सफलतापूर्वक प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं सिटी प्रोडक्शन सेंटर की। हमारा लक्ष्य है मात्र 2 घंटे के भीतर प्रिंटिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसी तेज और कुशल सेवा के लिए हम पूरे भारत में छोटे छोटे प्रोडक्शन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जिन्हें हम सिटी प्रोडक्शन सेंटर कहते हैं। आप भी अपने शहर की लेवल 2 फ्रैंचाइजी लेकर इन सेंटर्स के साथ हमारे प्रोडक्शन पार्टनर बन सकते हैं। सिटी प्रोडक्शन सेंटर में आपको जो मशीनें इंस्टॉल करनी होंगी वो हैं हाई स्पीड डिजिटल प्रिंटिंग मशीन, लैमिनेशन मशीन, यूवी और फॉयल करने के लिए मशीन, लेज़र एनग्रेविंग मशीन, इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग मशीन, सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन, DTF प्रिंटर्स। इन सभी मशीनों के साथ सिटी प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। लेवल 2 फ्रैंचाइजी के नियम। लेवल 2 फ्रैंचाइजी में आप अपनी सेलिंग प्राइस स्वयं तय नहीं कर सकते और न ही डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। आपको पूरी तरह कंपनी के तरीकों और पॉलिसीज के अनुसार ही कार्य करना होगा। लेवल 2 फ्रैंचाइजी में हमारी ओर से ऑर्डर और प्रॉफिट की गारंटी होती है। लेवल 2 फ्रैंचाइजी का शुरुआती एग्रीमेंट 2 साल का होगा, जिसके बाद इसे हर 2 साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। लेवल 2 फ्रैंचाइजी में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी। आपको प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में और कंपनी की SOP के अनुसार अपने सेंटर का संचालन और प्रबंधन करना होगा। यदि आप लेवल 2 फ्रैंचाइजी के लिए इच्छुक हैं, तो 30 मार्च को एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां आप इस पूरे सिस्टम को विस्तार से समझ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 50 प्रोडक्शन पार्टनर तैयार करने का है। शुरुआत में हम हर माह केवल 1 या 2 सेंटर ही स्थापित करेंगे, ताकि गुणवत्ता और सिस्टम पर पूरा नियंत्रण बना रहे। लेवल 2 फ्रैंचाइजी के लिए हमें लगातार बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमारी टीम से मिलकर अपना स्लॉट और शहर अवश्य सुरक्षित करें। धन्यवाद। प्रिंटिंग ये सिर्फ कागज पर से आप सभी ने वीडियो प्रेजेंटेशन देखी और उम्मीद है आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अब मैं मोनोटैग सिस्टम लिमिटेड के DGM श्री जयंत राठौर जी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी और वो आपको बताएंगे कि रिको प्रिंटर सबसे बेस्ट कैसे हैं। आपने बहुत भारी बातें बहुत आसान शब्दों में समझा दी। शायद हमारे जैसों के लिए भी बहुत टफ होता है इतना इजीली किसी प्रोडक्ट को या किसी टेक्नोलॉजी को आप लोगों तक डिलीवर करना। और मैं भी पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा था कि वो एक आवाज़ के साथ में और शब्दों के साथ में आपने जो पूरा बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है इससे आसान शब्दों में कोई बिजनेस को समझाया नहीं जा सकता। इसके लिए पूरी प्रिंटर्स क्लब टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें मौका मिला है आपके साथ एसोसिएट होकर काम करने का। और प्रोडक्ट तो सब अच्छे बनाते हैं, कोई ख़राब नहीं बनाता। कुछ में कुछ विशेषताएं होती है, किसी में कुछ और विशेषताएं होती हैं। अब जहाँ तक मैं रिको की बात करता हूँ, रिको पहली बात तो ये है कि दिस इज ओनली इंजन विच इज 100% मैन्युफैक्चर्ड इन जापान।
आपको बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सारी जगह अलग अलग मिलते हुए बनेंगे, कोई चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं और की फैक्चरिंग, दिस इज प्योरली मेड इन जापान प्रोडक्ट। सो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा क्वालिटी पे काम करते हैं, कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज काफ़ी अच्छी जगह पे हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्शन प्रिंटर्स हब्स हैं और अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। टेक्नोलॉजिकली मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूंगा बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा वो। सी हम लोग एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और कमाल की बात ये है कि हमारा जो सबसे इनिशियल स्टार्ट लेवल, जैसा आपको बताया था एलपीवी जो हमारा है, लोवेस्ट प्रिंट वर्टिकल जो है, या जो हमारा स्टार्टिंग मॉडल होता है, हम वहाँ से लेके हाई एंड प्रोडक्शन तक हम लोग ये सेम, इसको कुछ लोग वीसी सेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कुछ विक्सल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेजर। ये बेसिकली एक लेजर ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। आसान शब्दों में बताऊं तो अभी तक अगर आपने देखा हो तो लेजर जो होता है वो एक सिंगल बीम पे काम करता है। हम उस लेजर बीम के अंदर 40 अलग बीम से एक लेजर प्रोडक्शन, मतलब एक बीम करते हैं, यानी कि 40 अलग अलग जो बीम्स होती है उससे हम लोग इमेज ड्राफ्टिंग करते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपको एक तो जो क्वालिटी होती है उसकी क्रिस्पनेस बढ़ जाती है, आपके फॉन्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, छोटा फॉन्ट बहुत क्लियर हो जाता है, आपका कोई टेक्स्ट और ग्राफिक्स का मर्ज है उसके अंदर तो वो बहुत क्लियरली निकल के आता है, वो ये टेक्नोलॉजी देती है। सेकंड, इसके अंदर आपको जो एडवांटेज मिलता है, आपकी ओवरऑल प्रिंटिंग स्पीड बढ़ जाती है इससे। तीसरा मेजर जो मुझे लगता है कि जैसे कभी भी मैं कैसे समझाऊं, सपोज कीजिए कोई पेपर है, तो पेपर का प्रिंटर से जब गुजरना होता है, क्योंकि वहां पर एक पूरा एक मैकेनिज्म है, वहाँ हीट भी होगी क्योंकि उसको फ्यूज भी करना होता है। आई थिंक काफी लोग समझते हैं सारी टेक्नोलॉजी को, उसको फ्यूज भी करना होता है, तो वहां पर पेपर का एक चांसेस है कि या तो सिकुड़ सकता है या बढ़ सकता है, वो उसका एक नेचर होता है। ये विस्कल टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये उस पेपर की पूरा जो उसका डायमेंशन है उसको रीड करके अपनी इमेज ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेती है, ताकि वो जो हल्का फुल्का वेरिएशन आता है वो उसको कंट्रोल कराए। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ क्यों रही है? ये बढ़ इसलिए रही है बिकॉज बहुत सारा ऑफसेट पे जो शॉर्ट रन जॉब है, जो ऑफसेट पे नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे इस पे शिफ्ट हो रहा है। तो कस्टमर कौन है जो आ रहा है? मेजरली ऑफसेट प्लेयर, जिनके पास में ऑफसेट के क्लाइंट है, जिनको शॉर्ट रन में जॉब देना है। तो अगर वही क्वालिटी हमें अगर डिलीवर करनी है किसी मशीन के थ्रू, सो दिस इज टेक्नोलॉजी विच वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम 5400 टू 9500, जो हमारा लोअर एंड से हायर एंड प्रोडक्शन तक का है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग कि अब मैं अल्टीमेटली अगर बोलूं तो अल्टीमेट अगर आपको ऑफसेट प्रिंटिंग अगर डिजिटल से चाहिए, सो दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल विद दिस रिको प्रोडक्शन लाइन कंप्लीटली। सी इसमें हम लोग कलर जो टोनर है इसका, दैट इज PXP Q टोनर। ये टोनर तो सबके पास होता है, हर मशीन बिना टोनर के, बिना इंक के नहीं चलता। ये जनरली क्या होता है कि जो टोनर के पार्ट्स होते हैं वो अनइवन होते हैं। मैंने विस्कल में मिस किया था, अभी मैं इसको जोड़ दूंगा। तो जो पार्टिकल होते हैं वो अनइवन होते हैं। तो ये PXP टोनर जो कंसेप्ट है, पहली बात तो ये लो मेल्ट टेक्नोलॉजी का टोनर है। वो आपको अलाउ करता है कि आपके गमिंग शीट होती है, जो स्टिकर वगैरह आप प्रिंट करते हैं, जिसको ज़्यादा अगर आपने हीट दे दिया तो उसका ग्लू बाहर आ जाता है। कई अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं कोई और मशीन के, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गमिंग शीट चलाते हैं तो उसका ग्लू साइड से बाहर आ जाता है। तो हम लोग चूंकि ये लो मेल्ट टेक्नोलॉजी पे बनता है, ड्राफ्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर कोई भी मीडिया है उसको आप बहुत ईजिली चला सकते हो, जहाँ पर हीट सरफेस कम चाहिए होता है। सेकेंड, इस टोनर का एक और स्पेशलिटी है कि ये आज की तारीख में, मतलब ठीक है इंडिया में हम लोग इतना वो नहीं करते, लेकिन बाहर बहुत सारी कंट्रीज में अभी इको फ्रेंडली सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप है। तो ये इको फ्रेंडली टोनर है, ये बेसिकली CO2 का इमल्शन बहुत कम करता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। सेकंड, हम लोग इसी टोनर के पार्टिकल और उसकी वजह से, और जो विस्कल टेक्नोलॉजी है उसको दोनों को मर्ज करके, वी आर द ओनली प्रोडक्ट, आई मीन लाइक द रिको इज ओनली प्रोडक्शन प्रिंटर जो आपको 2400 बाई 4800 DPI का रेजोल्यूशन देता है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन है इन एनी डिजिटल प्रिंटर। देखिए ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इसको मैं बहुत ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो वो एक फ्यूजिंग पैड हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी ड्राफ्ट करी है जो अभी तक किसी प्रिंटर में नहीं है। ये फ्यूजिंग पैड टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो आपका सरफेस होता है जहां से पेपर निकल के फ्यूज होता है, तो वहां पर पहले इसकी जगह रोलर हुआ करता था, जो जिसका निप पॉइंट बहुत छोटा होता था।
अभी हमने क्या किया है, उसकी जगह पूरा का पूरा एक पैड लगा दिया है, तो हमारा उससे दो काम अच्छा हो गया। हमारा एक टेक्सचर पेपर के अंदर डिपॉजिट ऑफ टोनर बहुत स्मूथ हो गया है। आपका जितना भी टेक्सचर मटेरियल होता है उसके अंदर आपको टोनर अगर पोर करना है तो दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू पोर दैट टोनर। सेकंड, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कभी भी कोई भी डिजिटल प्रिंटर वो कितना भी क्लेम करता हो कि हमारा मशीन 120 पीपीएम चलता है, 150 पीपीएम, लेकिन जब मिक्स मीडिया जॉब आता है तो उसका एक्चुअली आउटपुट बहुत कम हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम लोगों का हाईएस्ट आउटपुट प्रोडक्शन है। इसीलिए हमारा एक 95 सीरीज का मशीन है जो BLI से सर्टिफाइड है 100% एफिशिएंसी अवार्ड के साथ में, और काफी सालों से हम लोग वो कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। ये एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है। जो ऑफसेट को समझते हैं वो इसको समझेंगे, जिसमें हम स्विंग एंड शिफ्ट रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसा आपने ऑफसेट में देखा होगा कि साइड गेज होता है, पेपर जाता है, आगे टेपर होता है, उसके आगे पेपर टकराता है, फिर साइड अलाइन होता है, फिर स्ट्रेट जाता है। तो वो मैकेनिज्म हमने सेम इसमें डिजाइन किया है। ये सेम टेक्नोलॉजी है जो हमने ऑफसेट से एक तरीके से रेप्लिकेट करिए विद आर इंजीनियरिंग थॉट्स, मतलब जो रिको की इंजीनियरिंग थॉट्स है उसके थ्रू से डिजाइन किया है। इसमें अगर पेपर कोई टेढ़ा भी गया है तो उसको अलाइन करके स्ट्रेट करना, स्ट्रेट करके और उसको पेपर को प्रिंट करना। दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूनिक व्हाट वी हैव। तो इससे क्या होता है कि आपका 90% पेपर जैमिंग इश्यूज होते हैं या पेपर मशीन में इनिशियली अटक जाता है, प्रोडक्शन में नहीं आ पाता है, पेपर का जो नुकसान होता है, क्योंकि वो पेपर का नुकसान कोई कवर अप नहीं देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू रन पेपर्स वेरी स्मूथली। सी बेसिकली आई एम रियली प्राउड कि हम लोग एक फुल कॉन्फ़िगर्ड मशीन देते हैं। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, जब हम 7595 सीरीज की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा आपको फुल कॉन्फ़िगर्ड इंजन देंगे। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आपको हमें फिनिशर देना है या नहीं देना है, हमें फीडर में कोई X देना है, Y देना है, Z देना है। अगर आप हमारे 7595 की सीरीज के साथ जाते हैं तो आपको इसके साथ बाय डिफॉल्ट 40 GSM 4 GSM तक का मीडिया कैपेसिटी, यानी कि जो पेपर का स्टैकिंग कैपेसिटी है फीडर का, वो बाय डिफॉल्ट आता है। साथ के साथ इसमें आपको अच्छी बात ये मिलती है कि 37.5 इंचेस तक का 470 ग्राम तक का पेपर आप उसमें चला सकते हो। इवन 95 में तो डुप्लेक्स भी कर सकते हो उसको, मतलब 470 GSM पे डुप्लेक्स करना इट्स नॉट दैट इजी। इतना मोटा पेपर को डुप्लेक्स मतलब फ्रंट बैक करना नॉट इजी, वो हम लोग इसमें कर पाते हैं, स्पेशली 95 सीरीज के अंदर। सेकंड आप देखेंगे तो हम लोग फिनिशर भी जो देते हैं इसके साथ में, दैट इज ड्यूल आउटपुट फिनिशर। ड्यूल आउटपुट फिनिशर का मतलब है कि कभी आपका कंटिन्यूस जॉब चल रहा है और उसके बाद में अगर इमीडिएटली अगर आपको कोई प्रिंट इमीडिएटली निकालने हैं तो आइदर आपको वो जॉब को होल्ड करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, देन आप सॉरी फॉर दिस, आवाज अच्छी आ रही है थोड़ा इसका इको कम कर देंगे। चेक हुआ, चेक। तो हेलो हेलो हेलो, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये ड्यूल आउटपुट फिनिशर हम लोग देते हैं। ड्यूल आउटपुट फिनिशर का फायदा ये होता है कि हमेशा आपको किसी एक जॉब के खत्म होने का इंतजार नहीं करना। इसमें एक रश प्रिंट का ऑप्शन है जिससे आप इमीडिएटली आपके वाइल गोइंग आपका कंटिन्यू प्रोडक्शन चल रहा है, 1000 शीट का भी जॉब है, और इमीडिएटली अगर आपका कोई कस्टमर या कोई जॉब ऐसा आता है जिसको प्रायोरिटी पे प्रिंट करना है, आप रश प्रिंट के ऑप्शन से उसको इमीडिएटली प्रिंट कर सकते हो। वो आपको कस्टमर को इमीडिएटली, जैसा सर ने बताया कि हम 2 घंटे में डिलीवर देना चाहते हैं, तो 2 घंटे में डिलीवरी अगर आपका एक एक्सेस प्रोडक्शन चल रहा है और बीच में कुछ ऐसा है जो आपको इमीडिएटली डिलीवर करना है, विच इज़ पॉसिबल, हम उसको वाइल रनिंग दिस जॉब हम कर सकते हैं। साथ के साथ आपको डबल स्टैकिंग मिलती है, तो आपका नॉन स्टॉप फीडिंग भी ऑप्शन मिल जाता है, नॉन स्टॉप डिलीवरी भी मिल जाता है। देन लास्ट, दिस इज मीडिया आइडेंटिफिकेशन यूनिट। दुनिया में मिलने वाले 1000+ मीडिया का डेटा मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो हम पेपर को सिर्फ स्कैन करके उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो मीडिया प्रोफाइलिंग करना इट्स नॉट दैट टफ फॉर अस। हम लोगों के पास में डिवाइस है जिसको हम यूटिलाइज करके आगे उसमें यूज कर सकते हैं। सी छोटे मोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा 5th कलर स्टेशन आता है, दिस इज 3rd जनरेशन।
कई कंपनीज ने अभी प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं 5th कलर में या वो अपने प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बट वी आर स्टिल इन 3rd जनरेशन, यानी कि हमारा 7100 देन 7200 नाउ 7500। तो वी आर इनफ मेच्योर टेक्नोलॉजी। वी आर द ओनली कंपनी जो 5th कलर के साथ में 7 एडिशनल कलर देती है, यानी कि 4 कलर के अलावा 7 एडिशनल कलर आप प्रिंट कर सकते हैं, जो अभी भी काफ़ी कंपनीज के पास इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। देन अंडरले ओवरले हम लोग इसके अंदर फीचर दे सकते हैं सेम मशीन के अंदर। जिसको 6 स्टेशन चाहिए होता है, हम 5 स्टेशन में प्रिंट के नीचे और प्रिंट के ऊपर हमारा 5th कलर को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देन बेसिक 4 कलर मशीन है, जिसको आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको लगता है कि मेरे को अभी ये जॉब 4 कलर का है, वाई शुड आई इन्वेस्ट ऑन 5th कलर, तो आप कभी भी इसमें 5th कलर को अपग्रेड कर सकते हैं। ये मतलब आपके लोकेशन पे अपग्रेडेबल ये पॉसिबिलिटी है, वो हम इसमें करके देते हैं। ग्लॉस और मैट फिनिश टेक्नोलॉजी दोनों हम लोग कर पाते हैं, बिकॉज वी हैव ऑयल लेस फ्यूजिंग है हमारा, तो उसकी वजह से आपको अगर मैट फिनिश पे जाना है, ग्लॉस फिनिश पे जाना है, दोनों टेक्नोलॉजी के प्रिंट आप दे सकते हैं कस्टमर को। देन ड्यूल आउटपुट फिनिशर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। इनबिल्ट पेंटोन लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, अगर कस्टमर कोई आता है स्पेशली कोई पेंटोन लाइब्रेरी, आई मीन लाइक बहुत सारे फीचर हैं। शायद इस सेमिनार को बहुत ज़्यादा मैं अगर स्ट्रेच कर दूंगा तो शायद वो आप लोगों का समय बहुत कीमती है, उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कुछ और इसमें ऐड करेंगे। एंड फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा प्रिंटर्स क्लब को फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। होप मैंने जो समझाया आपको कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आज हमारे बीच प्रिंटिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रमुख और ख़ास हस्ती मौजूद हैं। प्रिंटर क्लब ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल डायरेक्टर मिस्टर R.D. भटनागर सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सर आप प्लीज़ आएँ और हमें डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में और चीज़ें समझाएं। सबको इस शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरा दिन बिताया, इतना थकान के बाद यहाँ आप आज बैठे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि आप कुछ ज़िंदगी में और कुछ और करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे मेरा पूरा जीवन ज़्यादातर ऑफसेट में बीता, डिजिटल को आए हुए कुछ साल हुए हैं, लेकिन क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ को बहुत पास देखने का मुझे मौका मिला। अभी आपने जैन जी को सुना जो रीको से हैं, और हमने उनसे अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है। अभी तो आपने कंपनी के बारे में सोचा, जो ये लोग सुना, जो लोग ब्रोशर में छापते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो जिन्हें मशीन जब खरीदने का मौका मिला है अपनी लाइफ में, किसी मशीन का अवलोकन करने का मौका मिला है? कोई भी ऑडियंस में एक भी जिसने मशीन लेने से पहले मशीन के बारे में जानना चाहा, मशीन को देखना चाहा? कोई भी नहीं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने मशीन को खुलवा के भी देखा हो कि मशीन क्या होती है लेने से पहले? जैसे ये वही बात है, जैसे आप कार खरीदने जाएं और उसको बोलें कि भाई इसमें मेरे को इसका जो ऑयल मिक्सिंग का यूनिट है वो खोल के दिखाओ। कितने लोगों ने किया होगा आज तक जीवन में? बहुत कम। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो जो स्पेसिफिकेशन है ये कंपनी के ब्रोशर पे लिखे ही हुए थे। प्रिंटर्स क्लब के जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, हमारी टेक्निकल टीम है, हम जितने भी प्रिंटर्स बेचने वाले लोग हैं हम उनके यहाँ गए, और एक बार नहीं, एक बार से कई बार गए। उनकी सारी मशीन का एक तरह से ओपन हार्ट सर्जरी करवा के देखा। जो एक एक चीज़ इन्होंने ब्रोशर में लिखी है, सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जिस कंपनी ने भी लिखी थी उनके सारे मापदंडों को हमने अपनी तरफ से सब खुलवा के देखा, चेक किया है उसे। तो एक तरीके से ये एंडोर्समेंट है कि जो मशीन आप लोग लेंगे या आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, वो बहुत ही अच्छी तरह से इवैल्यूएटेड मशीन होगी। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी मशीन के बारे में, तो मैं एक एक बारीकी से आपको बताऊंगा। क्या हुआ मेरा? ओह सॉरी। तो इसलिए हमने लिखा कि वाई रीको, मतलब हमने बहुत सारे प्रिंटर्स को हमने इवैल्यूएट किया कि कोई यहाँ ऑडियंस में कुछ प्रिंटर्स का नाम ले सकता है क्या? कौन कौन से प्रिंटर्स अभी अवेलेबल है वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन प्रिंटर्स हैं डिजिटल के? ओ, तो थकान कुछ ज़्यादा ही हो गई है। हाँ आई, अच्छा। और ज़ेरॉक्स, और कोई? हमारे मार्केटिंग में एक फ्रेज होती है, और ख़ास तौर पे जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग का है या मार्केटिंग होता है, उसमें फील गुड और डू गुड का एक फैक्टर बोला जाता है। आप कोई समझ सकते हैं इसमें फील गुड क्या होता है और डू गुड क्या होता है?
मार्केटिंग में वो चीज़ होती है फील गुड, यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना, जिससे वो दिखे, सारी दुनिया को लगे कि हाँ यही प्रोडक्ट मुझे खरीदना चाहिए। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डू गुड वाले होते हैं, जो हो सकता है मार्केटिंग इतना नहीं करते हो लेकिन अच्छा करते हैं। तो हमारी इतनी सारी इवैल्यूएशन जर्नी में हमने देखा कि रीको एक ऐसी कंपनी थी जो डू गुड करती है। अभी आप यहाँ देख ही रहे हैं, वैसे मैं आपके लिए ट्रांसलेट करता जाऊँगा हिंदी में। ग्लोबल मार्केट लीडरशिप है, ये तो पता ही है कि जापानीज मशीन है, पूरी की पूरी जापानीज है, कोई मेक इन इंडिया मेक इन चाइना ऐसे कुछ है नहीं, सारी की सारी जापानी है, तो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की है। इंडिया में डोमिनेंस रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रीको का नाम ही नहीं सुना आज तक? हाथ ऊपर करें प्लीज। कोई है ऐसे ऑडियंस में जिन्होंने रीको का नाम ही नहीं सुना, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो? किसी ने नहीं। इसका मतलब रीको का नाम सुना है आपने? इसीलिए ये शब्द उन्होंने यूज किया है, इंडिया डोमिनेंस। और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस तो मैं सचमुच बताऊंगा कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, और मेरा काम जीवन में यही रहा है कि मैं मशीन्स की ऑडिट करता हूँ। जैसे अभी कोई नया हवाई जहाज आता है तो उसके टेस्ट पायलट होते हैं, तो वैसे ही मेरा रोल रहा है जहाँ भी मैंने काम किया है कि जहाँ टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पूरी अच्छी तरह से इवैल्यूएशन करना है। इसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट के अंदर बहुत बारीकियों में जा जाके एक चीज़ें देखी जाती हैं। अब इनकी 85 साल 85 ईयर्स की जापानीज इंजीनियरिंग है इनके अंदर, और आप जापान की टेक्नोलॉजी को मानेंगे तो उसे आप कसम खा सकते हैं। इसमें एक शब्द है, मैं बोलूँगा आपको, जो मेरे प्रेजेंटेशन में आगे आएगा। अब ये जैसे मार्केट लीडरशिप इनकी बताई थी, इन्होंने अपने ब्रोशर के हिसाब से बताया ही। ये जो C7500 यहाँ लगी है ना मशीन, ये बिकेम द बेस्ट सेलिंग मशीन इन इट्स क्लास इन इंडिया इन 2024। कितने लोगों ने सुना है ये बात? हाँ सुनिए, चले, वाह बहुत अच्छा। Over 70 installations within the first few months of launch, making Ricoh the fastest growing brand in high-end production segment. तो Ricoh जो अभी यहाँ मशीन लगी है, आप और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ इनके डेमो के इंजीनियर हैं, आकाश जी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने देखा इनका सारा डेमो। आप उनसे हर बारीकी का सवाल पूछ सकते हैं उस मशीन के बारे में, और वो आपको बताएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जो डिजिटल प्रिंटर्स होते हैं, पेपर जैम होता है उसमें, जो भी अपने ऑफिस में भी यूज होता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि पेपर जैम होता है? एक, अरे बहुत अच्छी मशीन यूज करी आपने। पेपर को निकालने के लिए आज तक किसी भी प्रिंटर बनाने वाले ने आपको कोई औजार नहीं दिया होगा। आप जब भी निकालते हैं, या तो कोई उसका एंड फट जाता है या कागज फट जाता है, तो बहुत सारे रोलर्स को इनको डैमेज कर सकता है। आपको देखकर ये बहुत हैरानी होगी जब आप इसका डेमो देखेंगे। इन्होंने पेपर जैम निकालने के लिए एक पेपर कर्लर दिया हुआ है कि जहाँ से भी जैम होता है पेपर, अगर उसमें डालो, आप घुमा दो, पेपर एकदम आसानी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब जो भी उसका पाथ है उसमें कहीं भी कोई डैमेज नहीं होता। ये मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन जितने भी प्रिंटर्स यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि अगर ऑफसेट चलाई हुई है आपने, तो इतनी मल्टीपल मीडिया जो 40 GSM से 470 GSM तक कोई भी एक सिंगल मशीन नहीं चलाती। अब ये कभी भी आपका थिकनेस या GSM बदलता है तो आपको या तो ब्लैंकेट या अंडर पैकिंग, इसमें सब कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है कि आप एक ही मशीन में 40 GSM से लेके 470 GSM तक पेपर चला सकते हैं। और इसके मल्टीपल ट्रेज हैं, जैसे उन्होंने बताया कि रश जॉब आ गया, आप पहले 470 पे चला रहे थे, और अगर आपको 40 पे कुछ चलाना है तो अगर ऑफसेट होती है तो इसमें वो ऑपरेटर्स की हालत खराब हो जाती है, उनको सब कुछ चेंज करना पड़ता है अपने पूरे ट्रैक में। ये उसी ट्रे से चल जाती है। फिफ्थ कलर स्टेशन, अरे एक मिनट, फिफ्थ कलर स्टेशन में इन्होंने तो बहुत कम बताया आपको। कितने लोग ऐसे हैं जो समझ जानते हैं कि ये फिफ्थ कलर एक डिजिटल प्रिंटिंग में आ चुका है? और ये ज्यादातर बाकी सारी कंपनियां एक ही कलर देती है, व्हाइट। और वो जितनी सारी कंपनियां होती हैं, मैं ले लूंगा, जितनी सारी कंपनियां होती है इसमें खाली अंडरले होता है, नीचे व्हाइट छापते हैं और उसके ऊपर कोई कलर छापते हैं, और वो CMYK में मिक्स नहीं होता। अगर आप प्रिंटर्स हैं तो आप ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते होंगे कि फिफ्थ कलर बाकी सारे चारों कलर में मिक्स हो जाता है। यानी वो CMYK अगर है तो गोल्ड या सिल्वर और नियॉन पिंक या नियॉन येलो कोई भी आप चलाएंगे तो उसके अंदर मर्ज हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी छापते हैं और उसके ऊपर गोल्ड फॉइल कर दिया आपने, तो ज्वेलरी के सारे टोन्स जो है दब जाते हैं, आपको खाली एक वो दिखता है, मतलब पट्टा सा दिखता है, और मतलब पैचेस दिखते हैं। लेकिन अगर इसका गोल्ड अगर आपने चलाया CMYK मिक्स करके, तो वो ज्वेलरी ज्वेलरी लगती है। वो यहाँ सैंपल बुक है, आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अगर कोई मशीन आप चला रहे हैं और आप ही ठीक कर सकते हैं उसे, तो आप कितने लोग ऐसे मानते हैं कि वो मशीन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा समय तक चल पाएगी? जो मशीन आप चलाते हैं उसको ही ठीक करना आता हो आपको, या आप कर सकते हो, तो कितना कॉन्फिडेंस बनता है आपको कि वो मशीन ज़्यादा बेहतर होगी? एक जना, मतलब आप जो मशीन चला रहे हैं, जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है, उसी को आप ठीक कर सकते हैं। आपको किसी को एक्सटर्नल असिस्टेंस या उसकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका एक सिस्टम होता है TCRU, यानी ट्रेंड कस्टमर रिप्लेसमेंट यूनिट। मतलब आपके पास जो इनके स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो आपका ऑपरेटर ही चेंज कर सकता है। आपको कहीं फ़ोन करके या किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े। ऑफकोर्स अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर डैमेज हो गया तो बात अलग है, लेकिन मेजरली सारे आपके कंपोनेंट्स आपका ऑपरेटर ही उसको चेंज कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है किसी प्रिंटर के लिए। अब हम ये प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऑफसेट के आते हैं, उनको वो लेंस चाहिए होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, प्रोफाइल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए उनको, तभी वो प्रिंटर कहलाता है। तो आज जो रजिस्ट्रेशन है या कलर कंसिस्टेंसी है, वो ऑपरेटर की आंख की बात नहीं रही। अब क्योंकि डिजिटल है तो ये मेजरमेंट होता है। और आप ये शब्द सुनिए, कॉल्ड साइंस ऑफ सर्टेनिटी। साइंस ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरी हर शीट एक जैसी होगी। और वो साइंस है, वो मेरी आंख, आपकी आंख, इनकी आंख पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ये इतना प्रिसाइज मेजरमेंट होता है और उसके बाद हर शीट इसकी कंसिस्टेंट होती है। और अब ये भी जरूरी नहीं कि आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने आने होंगे। यानी कितने लोग ऐसे जिन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा या चलाया? आप सब शीट फेड से या जॉब प्रेस से हैं? कितने लोग हैं पूरे इसमें? हार्डली 2 to 3 जिन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा होगा या यूज किया होगा। इस मशीन में इनबिल्ट है। ये वो सारा साइंस जो है, जो ऑपरेटर के लेवल पे आना चाहिए, वो सब अब मशीन ने खुद ने ले लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। अब ये वैसे ये सब टेक्निकल जाता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलर कंसिस्टेंसी या कलर वेरिएशन में कितने लोगों ने एक इसका पूरा वो पैरामीटर सुने हैं? डेल्टा ई कितने लोगों ने सुना है? हाँ, बहुत लोगों ने, गुड। ये डेल्टा ई कितना होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल उसमें आता है, कितना होना चाहिए? अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे प्रिंट कर रहे हैं एक ही टाइप का जॉब, तो उसके अंदर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये बेसिकली कलर के शिफ्ट का बताता है, मतलब कलर जो कलर होते हैं उसके अंदर कितना शिफ्ट होना चाहिए। हालांकि मैं बता देता हूँ, इसके पैरामीटर्स 1 से लेके 5 तक होते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक्सेप्टेबल होता है, जो 1 से लेस होता है, वो ह्यूमन आई को नहीं दिखता, लेकिन 2 और 3.5 के बीच में होता है, वो दिखता है। लेकिन 2 एक्सेप्टेबल क्वालिटी, सिर्फ 2। आज आप जानते होंगे कि जितने कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं, जहाँ आपने प्रीमियम प्रिंटिंग देखी है, उसमें प्रिंटिंग क्वालिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जो ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं उसको गारंटी कर पाती थी कभी भी। तो आज ये डिजिटल प्रिंटिंग की वजह से आप देखेंगे यहाँ कितने सारे गिफ्टिंग के वो एग्जिबिटर्स लगे हुए हैं, उनके पास जो आप मटेरियल देखेंगे आप कितना सुपर प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। और वो इसीलिए पॉसिबल होता है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं वो। और फॉलो में किसी ऑपरेटर को फॉलो नहीं करना है, उस मशीन में इनबिल्ट है। अगर कभी भी ये शिफ्ट आएगा डेल्टा ई से 2 से अगर बढ़ेगा, तो उसके अंदर ऑटो करेक्शन है मशीन के अंदर, जो आप कभी भी, मेरे से गारंटी लिखवा लीजिए। इतने सालों में मैंने देखा, मेरे साथ बहुत एक्सपर्ट प्रिंटर्स भी रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट प्रिंटर्स भी उसको करेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो भी रियल टाइम चलते हुए में। ऑफसेट में हमेशा होता चल जाता था, तो एक तो वेट की रीडिंग होती थी, फिर बाद में ड्राई की रीडिंग होती थी, उसमें बहुत चेंज होता था। लेकिन इस मशीन में ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर इनलाइन सेंसर जैसे मैं लिखा है, ये हर शीट को स्कैन करती है, हर शीट को स्कैन करती है, फीडबैक देती है इंजन को और ऑटो करेक्ट करती है। इनके पास सर्टिफिकेशंस भी है, हालांकि इन्होंने अभी बताया नहीं, इनको बताना चाहिए था बहुत बढ़ चढ़ के कि इन्हीं की मशीन ऐसी है जो इनको ऐसे सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। G7 सर्टिफिकेशन होता है, जो ग्रे बैलेंस, कितने लोग हैं ग्रे बैलेंस का नाम सुना है? प्रिंटर्स कम है, मालिक ज्यादा है यहाँ। ग्रे बैलेंस ही हमारी लाइफ है। हमने तो ना तो जीवन में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, कुछ किया। ये CMY से जो न्यूट्रल ग्रे बनता है, हर को आंख में दिख जाता है। हम ज़्यादातर उसी पे ट्रेन करते हैं सारे ऑपरेटर्स को। और ये अगर CMY में आपका न्यूट्रल ग्रे आ रहा है, इसका मतलब जो है आपका कलर इंजन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चेक करना, कुछ नहीं चेक करना। आपका अगर न्यूट्रल ग्रे आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमने चीज़ें देखी हैं। फिर ISO का है सर्टिफिकेट
प्रोग्राम वाले ये सर्टिफिकेशन दे तीन, और ये सबके ये इंटरनेशनल सबसे टॉप क्लास है। इसको अगर कोई मीट करता है या इसका उनको कंप्लायंस मिलता है तो मान के चलिए कि ये मशीन जो है गारंटीड मशीन है, जो आपको क्वालिटी देती रहेगी। अब प्रिंटर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ खास तौर में बताऊंगा होता है फ्रंट बैक रजिस्ट्रेशन। जब भी हम कुछ फ्रंट छापते हैं, बैक छापते हैं, ये आज तक बहुत बड़ा न्यूसेंस बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह है कि कागज़ जो है वो कभी भी आपका पैरेलल नहीं आता, जब क्योंकि ये भी उससे कटते हैं, कटिंग मशीन से कटते हैं, तो कभी एक साइड छोटा हो जाता है, कभी वो पूरा दूसरा साइड कट हो जाता है। पूरा रेक्टेंगल होना चाहिए, तभी आपका फ्रंट एंड बैक रजिस्टर्ड परफेक्ट मिलता है। अब जो उन्होंने अभी वो वैक्यूम वाली वर्टिकल उसकी लेज़र की बात बताई थी, उसकी वजह से क्या होता है, ये इनके सेंसर्स लगे हुए हैं, ये पेपर की श्रिंकेज हीट की वजह से, कूलिंग की वजह से जो श्रिंक हो जाती है, उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन ऑटो करेक्ट कर लेता है। ये बहुत बड़े जो पेन पॉइंट है प्रिंटर का, वो यहाँ टेक्नोलॉजी ने ले लिया। अब डीपीआई वगैरह आपने सुना होगा, डीपीआई तो उन्होंने बता ही दिया कि 2400 से 4800 का डीपीआई है, और यही है जो वर्टिकल कैविटी सरफेस। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ समझने के लिए, उसमें लेमन लैंग्वेज में। पेपर का सरफेस अभी कभी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कहीं उभार होते हैं, कहीं उसको ट्रस्ट एंड क्रस्ट बोलते हैं, मतलब ऊपर बड़ा होता है, नीचे बड़ा होता है, पोरस होता है। ये लेजर डिटेक्ट करता है कि कौन सा पॉइंट ऊपर है, वहाँ आपकी इंक डिपॉजिट करेगा, और जो पॉइंट नीचे है, जो नीचे गया हुआ है, उसके अंदर भी डिपॉजिट करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी फॉन्ट साइज आपको कलर्स में तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉन्ट को अगर आप देखेंगे तब तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मशीन कितनी एक्यूरेट है, क्योंकि 2 पॉइंट तक भी छाप सकती है। क्या कोई 2 पॉइंट का फॉन्ट अपनी आंखों से देख सकता है? क्लैरिटी नहीं आती। तो ये मशीन जो है वो 2 पॉइंट का फॉन्ट भी छापती है, जो हमने इनके टेस्ट पेज पे देखा। और ऑफ कोर्स ये क्लैरिटी जो होती है वो इनके पेपर की क्वालिटी जो होती है उस पर तो निर्भर करती ही है। अब मैं चाहूँगा कि आपके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पैनल आ जाएगा, आदित्य जी भी आ जाएंगे। और अगर सवाल आपके नहीं है तो इसका मतलब आप बहुत ही थके हुए हैं मशीन के बारे में जानना नहीं चाहते, लेकिन जो भी सवाल आएंगे हम चाहेंगे कि उनका जवाब दें हम। थैंक यू। ललित सर आप भी आइए, जयंत सिंह आप भी आइए। जो भी आपके क्वेश्चंस है कि मशीन कौन सी लगानी है, कौन सी क्वालिटी है, सर्विस को लेकर कोई डाउट है, या हमारे फ्रेंचाइजी प्रोग्राम को लेकर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछिए, आपको उनका जवाब देंगे। और मेरी जो कोशिश होगी, मुझे इतना टेक्निकल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन है इनको एक माइक दीजिए। उनको माइक दीजिए। एक माइक एक्स्ट्रा दीजिए। हेलो, एक मेरा मेजर क्वेश्चन है, जब हम कैनन या कोनिका मिल्टा से ब्लैक कलर का प्रिंट निकालते हैं तो कोई बारी जो फेंट हो जाता है, कब डार्क हो जाता है, कभी उसमें लाइनिंग आती है, कभी उसमें एक लाइन डार्क होती है, एक लाइन लाइट होता है। तो जो ये रीजो का मशीन है उसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? टेक्निकल बात है, और तो जयंत सिंह। सी देखिए पहले तो ये रीजो का नहीं है, ये रिको का मशीन है। दोनों में फर्क है, दोनों अलग कंपनी है, दोनों जापानीज हैं। एक RISO लिखते हैं, एक RICOH लिखते हैं। एनीवे देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल वैलिड है। वो आपने पूछा कि जब भी आप कोई प्रिंटिंग करते हैं तो अल्टीमेटली उसमें वेरिएशन आता है। तो मैंने और भट्टागर साहब ने आपको कंटिन्यूसली दोनों प्रेजेंटेशन में यही बताया है कि जस्ट बिकॉज वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, हमारे पास में वो कलर वेरिएशंस सेम पेपर में तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हम तो मल्टीपल में बोल रहे हैं, अगर आप 1 to 100 या 1000 भी जॉब दे रहे हैं तो उसमें भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। सर मैं एक करना चाहता हूँ एड ऑन। हाँ प्लीज। जैसे आपने कहा भी प्रिंट चल रहा है 470 GSM में और उसको रोक के रश प्रिंट कर दिया आपने 70 GSM में, तो उसमें वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग इसमें जो टोनर यूज करते हैं वो अगेन लो मेल्ट टेक्नोलॉजी का है। होता क्या है किसी भी मशीन के अंदर, देन सेकंड पॉइंट है कि हमारी मशीनों के अंदर इनबिल्ट कूलिंग स्टेशन है, यानी कि पूरा कूलेंट चलता है। तो जब हम
पतले जीएसएम से मोटे जीएसएम या मोटे जीएम से होता क्या है कि आपको अगर पतले जीएसएम अगर हायर जीएसएम पे जाना है तो किसी भी मशीन के लिए टफ नहीं है, बिकॉज उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। लेकिन कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां पर हम टेम्परेचर को इमीडिएटली रिड्यूस कर सकें। तो उस रिड्यूस को बैलेंस करने के लिए हमारी मशीन में पूरा एक कूलेंट मैकेनिज्म चलता है, जो इमीडिएटली हम लोग जब आपका 470 से जब 70 जीएसएम का पेपर आता है तो हम इमीडिएटली उस फ्यूजिंग के टेम्परेचर को हम कम करके आपको वही क्वालिटी दे पाते हैं जो दूसरी मशीन नहीं दे पाती है। नया जब मशीन चलेगा तब तो सही आएगा। जैसे सर ने कहा कि 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल के बाद रिन्यू होगा। अब मशीन चल रहा है, एग्रीमेंट 2 साल के बाद वैसे ही रिन्यू हो गया किसी प्रिंटर का, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो वो प्रॉब्लम आती है तो कंपनी क्या करेगी उसको? एक्चुअली में फाजमा एग्रीमेंट आपका 5 साल का होगा। लेवल 2 फ्रेंचाइजी के लिए आप हमारे प्रोडक्शन पार्टनर बनते हो तो उसमें 2 साल का इनिशियल एग्रीमेंट होगा। वो फाजमा एग्रीमेंट की बात नहीं है। ये यहाँ पे दो फ्रेंचाइजी के दो मॉडल बताए हैं आपको। पहला मॉडल जिसमें एक्चुअली में आपको बेसिक बताऊंगा आपको मैं। इंडिया में मतलब हमारा जो कंपनी का विजन है कि टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी इन प्रिंटिंग सर्विस। ये प्रिंटर्स क्लब का विजन है। पूरी दुनिया को प्रिंटिंग की बेहतरीन सर्विस देना, ये हमारा विजन है। मल्टीपल लोकेशन पे हमें मशीन लगानी थी, 2 घंटे में प्रिंटिंग सर्विस देना हमारा विजन है। अगले 2 साल में 50 लोकेशन पे हमें मशीन लगानी है। तो एक्चुअली में ये फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत भी जभी से हुई कि हमने ये प्लानिंग बहुत 2-3 साल पहले बन चुकी थी कि इस समय के बाद में, हाँ ये 26 जब खत्म हो गई, मतलब ये जो फाइनली खत्म होगा उसके बाद में हम अपना ये मल्टीपल लोकेशन पे अपना आउटलेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 50 लोकेशन पे हमें मशीन लगानी है। और वो ऑफसेट मशीन नहीं लगेगी। ऑफसेट मशीन बहुत महंगी होती है। ऑफसेट मशीन से हम पेपर प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिजिटल प्रिंटिंग लगानी थी 50 लोकेशन पे। तो 50 लोकेशन पे मशीन लगानी है, इतना बड़ा वॉल्यूम, इतनी बड़ी बल्क डील है, इतनी एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमें एक 5-6 कंपनियां हैं, किसी एक कंपनी को चूज करना है। एक कंपनी को चुनने के लिए हमने कम से कम महीनों, मतलब 2 महीने तो बताऊंगा कि 2 महीने तो फुली इन्वॉल्व हो गए थे हम लोग। कि कभी किसी कंपनी की मशीन देखने गए हैं, कभी किसी मशीन की चलती हुई मशीन देखने गए हैं, कभी किसी मशीन का डेमो सेंटर पे मशीन देखने गए हैं, कभी किसी उनके जूनियर इंजीनियर से बात की, कभी सीनियर से बात की है, कभी उनके ऑनलाइन उनके कंपनीज के देखे हैं, उनका गूगल पे उनको स्टडी किया है। हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया हमने। 2 महीने हमने पूरा डेडिकेट किया कि कौन सी कंपनी के साथ, कि कौन सी कंपनी की हमें मशीन लगानी है। 2 महीने इसमें हमें लग गए। और वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 महीने जब लग गए, वो एक प्रिंटर्स क्लब की किस्मत है कि प्रिंटर्स क्लब के साथ में आर.डी. भटनागर जी जैसे शख्सियत है। एक्चुअली मैं अपने लिए बोलूँगा, मुझे भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है, बहुत डीप नॉलेज बोलूँगा कि आप मुझसे प्रिंटिंग की टेक्निक का कुछ भी पूछो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इनके लिए मैं बोलूँगा कि जहाँ मेरी सोच समझ खत्म होती है ना, वहाँ से इनकी सोच समझ चालू होती है। इनका जो नॉलेज का, इनका टेक्निकल नॉलेज का लेवल वहाँ तक का है। इनका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप है। इनका जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत, और जिस पोजीशन पे इन्होंने काम किया है, ये एक्चुअली में दैनिक भास्कर में CTO पोस्ट तक पहुँचे हैं। अपना एक जूनियर से स्टार्ट करके जो MD के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है वहाँ तक ये पहुँचे हैं, CTO तक पहुँचे हैं। ये वहाँ तक इन्होंने अपनी स्किल्स से वहाँ तक पहुँचे हैं। ये इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई है इनका। तो 2 महीने जब लगे, जब मैं भी इन्वॉल्व हुआ, आप भी इन्वॉल्व हुए, 2 महीने की मेहनत से हमने जाके 5-6 कंपनीज को छोड़ के हमने रिको को फाइनल किया। इसकी जो टेक्निकल छोटी छोटी बातों को हमने देख के वो हमने इसको फाइनल किया कि हाँ यही मशीन के साथ जाना चाहिए अपने को। तो ये मशीन हमने आपको देने के लिए नहीं चूज़ किया, ये हमने अपने को 50 लोकेशंस पे लगाने के लिए हमने इस मशीन को चूज़ किया है। लेकिन जब इस मशीन को हमने चूज़ किया तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक फाजमा का कैलकुलेशन चलता है कंपनीज का कि आपने इतने प्रिंट आउट निकाले तो आपको ये फाजमा लगेगा, आपने इतने प्रिंट आउट निकाले तो आपको ये फाजमा लगेगा, आपने इतने प्रिंट आउट निकाले तो आपको ये फाजमा लगेगा। समझ में आता है? प्रिंटर्स क्लब जिंदा है आप लोगों के प्रिंटर्स के पीछे, प्रिंटिंग प्रेसेस के पीछे। हम लोग जो भी हैं आप लोगों के पीछे हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास में एक डील है, 50 सिटीज़ में हम जाएंगे और सब तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। इंडिया में कितनी सिटी, 1000 सिटीज़ है,
छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटी छोटी सिटी से हम सब तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, ये सेम डील जो हमें मिली है वही डील हम आप लोगों को देंगे। हमने आपके लिए क्या स्पेशल किया कि जो हमें डील मिली है, हमें कम कीमत में मशीन मिली है, हम वही कम कीमत में आपको देंगे। फायदा क्या होगा बताऊंगा आपको मैं। कंपनी का फायदा, आपका फायदा। जो फाजमा जो हमें कम पे मिला है, मतलब आपने एक प्रिंट आउट भी निकाला है तो आपको स्लेब में नहीं निकलना, आपको जो हाईएस्ट जो बेस्ट स्लेब है उस तक आप लोग पहुंच गए। तो इसमें कंपनी का भी फायदा और आपका भी फायदा। प्रिंटर्स क्लब की सोच अलग है। प्रिंटर्स क्लब को नेटवर्क बिल्डिंग में है। प्रिंटर्स क्लब ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेगा या अपनी मैगजीन को बनाएगा या अपने प्रिंटिंग बिजनेस में होगा। प्रिंटर्स क्लब नेटवर्क बिल्डिंग में है। प्रिंटर्स क्लब को नेटवर्क बना के, आप लोगों का नेटवर्क बना के, अभी तो हमारे से केवल 40,000 प्रिंटर्स एसोसिएट हुए हैं। इंडिया में 3 लाख प्रिंटिंग पे जिनको में एसोसिएट करना पेंडिंग है। हम लोगों ने अपना जो वी कट का पेपर जो लॉन्च किया है उसको लेकर मैं बहुत बड़ा विजन है। एवरी डेनिसन का आपने नाम सुना है, वो केवल एक गमिंग के अंदर उन्होंने इतना बड़ा कंपनी बनाया है। हमें तो आज इंडिया के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग के लिए जो पेपर जो मीडिया है उसको सप्लाई करने के लिए एक बड़ा नाम कोई मौजूद ही नहीं है। हमें वी कट को लेकर बहुत बड़ा विजन है हमारा। हम सोचेंगे कि हमारे नेटवर्क से पूरे इंडिया में मशीन लग जाएगी और अपना वी कट सक्सेस हो जाएगा। तो हमें वो आइडिया बाद में आया कि हमें पहले अपने खुद के लिए हमें मशीन चाहिए थी, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने जो साथी लोग हैं उनको भी वही ऑफर अपन दिलाएंगे। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर हमें खुद के लिए मशीन चाहिए, उसमें हम लोग अपने बाद में हमने फ्रेंचाइजी भी ऐड कर दिया। अगर हमें खुद के लिए या अपने फ्रेंचाइजी लेवल 2 के लिए मशीन चाहिए तो उसके लिए 2 साल का एग्रीमेंट है, वो आगे कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी को आप लोगों को मशीन देनी है, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल 1 में आप लोगों को मशीन देनी है, तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसका मशीन की बिलिंग आपकी हमसे होगी कि वो कंपनी आपको स्लैब में काउंटिंग कर दे कि हाँ एक ही कंपनी है, एक ही लोग है, तो इनको फाजमा का बेनिफिट दे देंगे, मशीन की कीमत का बेनिफिट दे देंगे। लेकिन आपका फाजमा एग्रीमेंट 5 साल का होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज, एक्चुअली में जो वीडियो आपने जो देखा है उसमें मोटा मोटा सब कुछ आ गया है, लेकिन वो वीडियो आपको आपके मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है आपके, तो मोबाइल नंबर में आपको भेज देंगे मोबाइल, वो आपको वीडियो भेज देंगे। तो उसको वापस एक दो बार प्ले करके उसको ध्यान से समझिए, और जो भी डाउट होगा आप ऑफिस आके मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक समझना होगा कि लेवल 1 मतलब आपको मशीन लेने की इच्छा है, आपको हम लोग नहीं बोलेंगे कि मशीन लेना है आपको, लेवल 1 के लिए हम नहीं बोलेंगे। आपने कोई साइनेज की मशीन लगाई हुई है, आपने कोई ऑफसेट की मशीन लगाई हुई है, आपके पास में कस्टमर आता है, बोलता है मुझे ये प्रिंट आउट निकालना है, 10 या 20 प्रिंट आउट निकालने हैं, और वो आप किसी बड़ी सिटी से मंगाओगे या किसी दूसरे प्रिंटिंग प्रेस पे लेने भेजोगे, आप अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे पाओगे, क्वालिटी नहीं दे पाओगे। तो वो ये इसलिए है कि ये मशीन आप अपनी खुद की वहाँ पे ऑफिस में लगा लो तो आपको वहाँ पे वो बेनिफिट हो जाएगा, और उसके बाद में इसको अपना B2B बिजनेस भी बना सकते हो। अपनी सिटी अपने लोगों को अपने वो जो मशीन आपने लगाई है उनको ये सर्विस भी देना स्टार्ट कर दोगे। ये इतने तक ये लेवल 1 के अंदर आपको मशीन सस्ते में दिलाना, आपका फाजमा को बेस्ट पे दिलाना, यहाँ तक लेवल 1 सीमित है। आपको मशीन कितने में बेचना है, मतलब मशीन नहीं, मतलब आपको प्रिंट आउट कितने में बेचना है, 10 में बेचोगे, 20 में, 50 में, ये आपकी कीमत है। आपको डिसाइड करना है कि कितने में बेचना है, कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेवल 1 का मतलब केवल आपको मशीन में सपोर्ट करना है। लेकिन लेवल 2 के अंदर वो हमारे प्रोडक्शन पार्टनर्स होंगे, उन पर बहुत सी लिमिटेशंस होगी, उनको कच्चा माल भी हम बताएंगे वहीं से लेना होगा, कीमत भी हम ही बताएंगे उसी में बेच पाएंगे। वहाँ पे कस्टमर्स की विजिट नहीं हो सकती, वो डार्क जोन में होगा, ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे उसी को प्रोसेस करके देना होगा, उन पे लिमिटेशन ज़्यादा है। उनके लिए 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल में उनको जांचेंगे परखेंगे, अच्छा काम करते हैं अगले 2 साल के लिए बढ़ा देंगे, अगले 2 साल अच्छा काम करते हैं वापस 2 साल के लिए बढ़ा देंगे, अनलिमिटेड नहीं जा सकते उसमें। तो अभी आपको लेवल 2 की बातों में डिटेल में नहीं जाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है, उसमें लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, और लेवल 2 आप हमसे भी मांगोगे तो हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लेवल 2 के लिए हमारे पास ऑलरेडी 5-7 लोग पहले से वो एग्री कर चुके हैं कि जिनको लेवल 2 लगाना है। अभी हमें तो 2-3 महीने तो उसी में उन 5-7 सिटीज़ में ही लेवल 2 की जो प्रोडक्शन पार्टनर है स्टार्ट करने में लग जाएगा। अभी आप मुझसे अगर बोलते भी हो कि मुझे लेवल 2 में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लगाना है, तो मैं आपको 5 महीने से पहले आपको शायद मैं बोलूँ कि 5 महीने से पहले तो हम नहीं जा पाएंगे आपकी सिटी में। तो लेवल 2 की यहाँ पे कोई बात नहीं करते अपन, लेवल 1 की बात है। तो लेवल 1 के अंदर मशीन आपके सामने है, मशीन आपको पसंद आती है, हम आपको मतलब वो भी हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ हम ये मशीन को हमने अपनी स्टडी में सबसे बेस्ट पाया है,
ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है वहाँ पे कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्रिंटर, इन्होंने तो बोला कि आप ऐसा कैसे यूज़ करते हो, लेकिन मुझे लगा एक्चुअली में कि हाँ, तो मैंने वो लाइन वहाँ पे लिखवाई है कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्रिंटर सबसे बेस्ट डील पे पाइए। तो मुझे वो प्रिंटिंग मशीन अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो मशीन आप भी लोग चाहें तो लगा सकते हैं अपने वहाँ पे। तो यहाँ पे लेवल 2 के लिए जो आपका क्वेश्चन था कि लेवल 2 के लिए 2 साल का एग्रीमेंट होगा, लेकिन लेवल 1 के लिए जो फाजमा एग्रीमेंट है 5 साल का होगा। हाँ, इनको माइक दीजिए। नमस्कार, कैसे हो, ठीक हो आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। सर, फाजमा का प्राइस क्या रहेगा? फाजमा का एक्चुअली में कंपनीज अलग अलग चलती है मॉडल पे। जो वहाँ पे आपने स्क्रीन पे देखा कि वो 385 से स्टार्ट करते हुए नीचे नीचे आते हैं। जो आपने स्क्रीन पे देखा उसमें भी हम लोगों ने इनसे 10 पैसे का और डिस्काउंट लिया है, और अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। जो आपने स्क्रीन पे आपको याद होगा तो वो देख लेना, उसमें जो उनका लोएस्ट है उसमें भी अपने वो 10 पैसे का डिस्काउंट मिल गया अपने को, और वो आपके पहले प्रिंट आउट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसको। शायद माइक की कमी होगी, मैं इसमें ले लूँ? हाँ, ये अगर सही है ये चल रहा है। हाँ, इस पे ले लो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं इंदौर से परफेक्ट प्रिंटिंग से हूँ। जैसे आपने लेवल 1 की फ्रेंचाइजी का बताया, तो आपके जैसे इंदौर में एक मेरे मतलब पहले से डीलर हैं, कभी मैं दूसरा भी बनना चाहता हूँ, तो आप एक ही शहर में 2 डीलर बनाते हैं? लेवल 1 में? हाँ। लेवल 1 में एक्चुअली लेवल 1 में तो कितने भी बना सकते हैं ना हम लोग। वहाँ पे वीडियो में ये भी बताया था कि लेवल 1 में कितने भी बन सकते हैं। आपको मशीन चाहिए, आपकी सिटी में 5 मशीन चाहिए तो हम उनको मशीन, एक्चुअली में मशीन में हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, और वहाँ पे 1 2 3 कितने भी लोग जिनको मशीन लगाने की आवश्यकता है हम उनको मशीन में सपोर्ट कर देंगे। मेरे पास पहले से ही सेटअप लगा हुआ है पूरा। मेरे पास कैनन का मशीन लगा हुआ है, प्रोडक्शन और कटिंग और बाकी सब सेटअप भी लगा हुआ है, लेकिन मैं लेवल 1 में अभी जाना चाहता हूँ। आप लेवल 2 के लिए चाहते होंगे शायद? नहीं, लेवल 1 में जाना चाहता हूँ। लेवल 2 में होता है हमारा प्रोडक्शन पार्टनर। लेवल 1 में तो कोई डीलर नहीं होता एक्चुअली में। लेवल 1 में जैसे आपके वहाँ से ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आते हैं, उसको वो करना रहता है, डिस्पैच वो लेवल 2 में एक्चुअली में। अच्छा। लेवल 2 में हम आपको बिजनेस भी देंगे। अच्छा। लेवल 1 के अंदर आपने मशीन लगाया, कस्टमर्स आपका है, सोर्सिंग आपको करनी है, आपकी कीमतें आपकी होगी। अच्छा। लेवल 2 में ऐसा होगा कि बिजनेस भी हम देंगे, हमारी वेबसाइट से बिजनेस आपको मिलेगा, वो लेवल 2 में। अगर आप लेवल 2 में जाना चाहते हैं जो, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 1 से आज तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इतना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। हाँ, उनमें से जो मशीन आपके पास पहले से है तो वो लेस हो जाएगा। लेवल 2 में भी हम लोग आपसे कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, मशीन आपको कम कीमत में दिलाएंगे। आपका पूरा सेटअप हम अपने अकॉर्डिंग सेटअप करके देंगे कि यहाँ ये मशीन लगानी है, यहाँ पे ये SOP है, मतलब वो पूरा नियम कायदे हम आपको बना के देंगे। वहाँ पे जमीन कैसे होगी, दीवारें कैसे होगी, जैसे आप डोमिनोज में जाओगे तो सभी डोमिनोज आपको एक जैसे दिखाई देंगे, तो वैसे भी हमारे जितने प्रोडक्शन पार्टनर्स लेवल 2 में जाओगे तो सबका व्यू दिखने में एक जैसा दिखाई देगा आपको। वहाँ पे साइन बोर्ड भी एक जैसा दिखाई देगा। तो वो लेवल 2 में है, तो लेवल 2 में भी कोई मशीन पहले से आपके पास में है तो उस लिस्ट में से कम हो जाएगी वो। ठीक, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। मैं RK एडवर्टाइजिंग वाराणसी से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे डिजिटल प्रिंटिंग में भी स्टार्ट करना है, तो कई कंपनीज के स्टार्टिंग मॉडल्स आते हैं 2 लाख 2.5 लाख के, और इसके जैसे हाई एंड 13 लाख के मॉडल्स हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसका बताइए कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस या क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली मैं थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैं जवाब दे सकता हूँ इसका। इतना मुझे अभी इतना स्टडी किया तो मुझे नॉलेज हो गया, बाकी डिटेल वो बता देंगे। आपका 2-2.5 लाख बोल रहे हैं वो आपके प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए नहीं होंगे। आपकी अगर कोई ऑफिस है, खुद का आपका कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे अपने आपके स्टाफ के या खुद के प्रिंट आउट निकालने के लिए जो आप मशीन लगाते हैं वो 2-2.5 लाख वाला वो वाला मशीन होता है। लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है, प्रिंटिंग प्रेस लगानी है आपको, तो मिनिमम जो स्टार्टिंग मशीन यही LPP जो बोलते हैं, वही लाइट प्रोडक्शन प्रिंटर सबसे स्टार्टिंग मॉडल वही होता है, जिससे आपको खुद के लिए प्रिंट आउट नहीं निकालना, दुनिया के लिए निकालना है। इसकी स्टार्टिंग ही 15 लाख से होगी। तो दोनों की अगर कॉस्टिंग देखी जाए तो क्या डिफरेंस आएगा कॉस्टिंग्स में? कॉस्टिंग पर पेज कॉस्टिंग हाँ। लगभग डबल से ज़्यादा। ये आप आज देखिए, इसको बहुत सिंपल रखते हैं। आप किसी से भी 2-2.5 लाख का प्रिंटर खरीदेंगे, फिर उससे चलाने के लिए इंक चाहिए होगा आपको, जो टोनर बोलते हैं हम लोग। तो टोनर किससे परचेज करेंगे? जिनसे मशीन खरीदी है, तो वो आपको एक सर्टेन अमाउंट उस पर चार्ज करेंगे।
फिर उस लगने वाले बहुत सारे कंज्यूमर हैं, स्पेयर पार्ट जब भी खराब होंगे आपको उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देना पड़ेगा, उसका हमेशा इंजीनियर आएगा, उसका इंजीनियरिंग कॉस्ट भी देना पड़ेगा। वो एक ऐसी हिडन कॉस्ट निकल के आती है जब आपका वॉल्यूम जब उससे आपके एक जो एक्चुअल कॉस्ट जो उस पर लगी है जब आप उसको डिवाइड करते हो, तो जो फाजमा में जो मशीनें चलती है, जिसको आपने अभी प्रेजेंट में आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि बहुत बड़ा टर्म है, दैट इज फाजमा, फुल सर्विस मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो वो जो कॉस्ट इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज वो प्रिंटर जो होते हैं छोटे, उनके जो टोनर बोटल्स होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो आपको में इतने मैकेनिज्म नहीं होते। पहली चीज़ तो उससे बहुत सारा काम अपने पास लेके आना इट्स नॉट दैट इजी। वो ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है कि किसी को कॉपियर का जॉब करना है, छोटा प्रिंटर लगा के आसपास की फोटोकॉपी करनी है, वो करना है, वो उसके लिए लोग करते हैं, ऐसा नहीं है वो लेकिन लोग छोटे लगाते हैं। प्रिंटर्स में भी फाजमा, कई कंपनीज हैं जो छोटे प्रिंटर्स में भी फाजमा प्रोवाइड कर रही हैं। एग्जैक्टली करते होंगे कुछ लोग, लेकिन वो फाजमा का प्राइस क्या है सर? आपको वो भी देखना होगा कि वो फाजमा का कॉस्ट क्या है। बिकॉज अगर आपको खुद को 8 रुपए 9 रुपए का प्रिंट अगर फाजमा की कॉस्ट में आ रहा है, उसके बाद आपको पेपर कॉस्ट जोड़ना है, फिर आपको दूसरे अदर एक्सपेंडिचर्स, आपके मैन पावर, रेंट, ये वो जोड़ोगे, तो आपको खुद को प्रिंट अगर 15-20 रुपए का पड़ेगा तो आप कितने का बेचोगे उसे? और क्यों लेगा? अप्रॉक्स वो लोग। कोई नहीं है सर। आप मुझे एक भी बता दीजिए 5 रुपए में आपको फाजमा दे रहा है कोई। आरसी सेलर है तो एक अलग बात है, नई कंपनी में मुझे आज तक 14-15 साल में कई जेरोक्स कंपनीज हो सकता है। देखो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता। आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, बट आई हैव नेवर सीन लाइक समबडी इज गिविंग 5 रुपीस फाजमा फॉर दैट प्रिंटर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ईदर इज मेकिंग यू फूल, या तो वो टैक्टिक्स प्ले करते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं। बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं। ओके। वो सारी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, वो सब आप ही पे निर्भर है। उसके अंदर जो दूसरी कॉपी निकलती है उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ओके। मतलब अगर आप मेजर करें ना उसको क्वालिटेटिवली, Yes. आपका सेकंड वाला जो प्रिंट है वो भी कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो जैसे मुझे अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ, उतना बजट नहीं है कि 13 लाख इन्वेस्ट वो डिपेंड करता है आप कौन से काम के लिए शुरू करना चाहते हैं। आप डेफिनेटली ये जो एलपीपी है उस पर जो काम निकाल सकते हैं, जो जिस तरह का काम उस पर आता है, हाई क्वालिटी, प्रीमियम, वो आप उस वाले प्रिंटर से निकाल ही नहीं सकते। वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, या आपने क्या फोकस कर रखा है कि आप पहले क्या करोगे। क्या सिर्फ किताबों के कलर जेरोक्स निकालोगे, या किसी का सिर्फ कलर एक आध 2 शीट निकालोगे? ये तो कंटिन्यूस ऑपरेशन की मशीन है, है ना। और वीडीपी है उसमें, आप बार बार आप अगली शीट जो है दूसरा डेटा नहीं हो सकता है। अगर आप उस वाले प्रिंटर में निकालो, मान लो आपने 10 कॉपी निकाली, तो 10 की 10 वो एक जैसी निकालेंगी, उसमें वेरिएबल डेटा प्रिंटिंग होती नहीं है, है ना। जैसे अगली शीट पे कुछ भी दूसरा डेटा निकाल सकते हो। रश प्रिंटिंग जैसा आपने सुना, वो कहीं होता ही नहीं है। पेपर ट्रे जो होती है वो लिमिटेड होती हैं, उसमें मल्टीपल आप स्टॉक के पेपर नहीं चला सकते। आप एक ही स्टॉक का पेपर चला सकते हो। आप किसी उस प्रिंटर में आप 70 की जगह 130 का चला के देख लो, फंस जाएगा वो, है ना। और मैनुअल फीडिंग होती है, अगर होगा भी उसमें एबिलिटी तो इस हायर जीएसएम के लिए मैनुअल फीड है, और वो सिंगल पेपर है। तो अभी स्टार्ट के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते, कैसे आगे मतलब इसमें करें? अगर अभी एट ए टाइम 13 लाख इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल प्रिंटिंग का काम, तो कैसे आगे बढ़े इसमें वही मैंने बोला, आपको पहले एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाना ही पड़ेगा कि आप कौन से मार्केट को केटर करना चाहते हो। आपको क्या मतलब, मान लो आपने छोटा प्रिंटर लगाया भी, तो उससे क्या बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, है ना। क्या उस सिटी में आपको इतना बिजनेस मिल सकता है कि वो प्रिंटर आपने लगा लिया तो आप ग्रो कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो इस पर? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मार्केट क्या है, आपके पास कितनी वैल्यू आती है। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा गैप कवर करना 2.5 से 3 लाख रुपए वर्सेस 14-15 लाख रुपए, उसमें मेरे ख्याल से शायद कोई फंडिंग वाले भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता। नहीं, फंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो तो इनको एक्चुअली हाँ, मतलब बेसिकली आपको बिजनेस प्लान के लिए हो सकता है। अगर मान लीजिए फंडिंग भी हो जाती है, उतना मान लीजिए मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा, लेकिन हर महीने मंथ की EMI 30,000 जो भी EMI होगी वो तो फिक्स देनी पड़ेगी, फास्टमार्क का चार्ज अलग देना पड़ेगा। एक्चुअली वो तो बिजनेस स्टडी करने वाली बात है कि आपको बिजनेस कितना आ पाएगा आपके पास, उसके बाद में इतना इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए आपको। इनिशियल मत जाओ आपने, अगर मान लो आपने इतना स्टडी नहीं किया तो इसमें भी जाना गलती हो जाएगी। क्योंकि लेकिन 2.5 लाख के प्रिंटर्स में जहाँ तक मैं जानता हूँ, या तो कोई आपको ओल्ड मशीन मिलेगी, और ये मशीन गलती से भी पुरानी मशीन मत ले लेना। आज से मशीन जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, जो कि वहाँ पर कंडम हो चुकी है, हाँ, लेकिन न्यू मशीन ऑफिस प्रिंटर्स होते हैं, और ऑफिस प्रिंटर किसी भी कंपनी का, केवल इसका नहीं, किसी भी कंपनी का आप LPP लोगे, लाइट प्रोडक्शन प्रिंटर लोगे, तो वो लगभग 14-15 लाख से चालू होता है, किसी भी कंपनी का। मेरे टारगेट ऑडियंस लोकल मार्केट्स में है। देखो एक्चुअली में मतलब मुझे मशीन तो बेचने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सही सलाह दूंगा।
कि ये मशीन जब ही लगाना आप छोटा वाला इनिशियल, क्योंकि अगर जो मिडिल में मिड एमपीपी में जाएंगे तो मतलब उनका बिजनेस बड़ा हो चुका है। एलपीपी में आप जब ही जाना जब आपके बाकी बिजनेस से भी इनकम आना स्टार्ट हो गया, आपका ऑफसेट से या साइनेज से इनकम आना स्टार्ट हो गया है, आप अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे पा रहे हो। तो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा बिल्कुल मत गलती करना कि आप एक केवल यही मशीन लगाओगे और उसी से आप कमाने की सोचोगे। ये आपकी बाकी मशीन को कॉम्प्लीमेंट करती है। पहले आपको साइनेज लगाओ, पहले आप मिनी ऑफसेट लगाओ, पहले आप कोई ऑफसेट लगाओ, उसके बाद में वहाँ पे आपको कस्टमर्स बोलेगा कि मुझे इन मशीन्स की भी मुझे आवश्यकता है, तब आपको ये मशीन लगानी है। आपको पहले ये मशीन नहीं लगाना, ये पहले मशीन लगाओगे तो फिर आपको इसके लिए खुद का काम भी चाहिए और मार्केट से भी काम लेने जाना होगा आपको। आपका अकेले इतना काम नहीं निकलेगा कि आपके दिन के कितने प्रिंट आउट निकालोगे। आपके पास जो कस्टमर्स आएंगे वो 50, 100, 200 प्रिंट आउट के लिए आएंगे और 100, 200 प्रिंट आउट से आपका मशीन का खर्चा नहीं निकलेगा, आपकी EMI नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए आपको कम से कम दिन के 500, 1000 प्रिंट आउट तो होने चाहिए। उसके लिए या तो 2 तरीके हैं, या तो आपका पहले से काम है, आपका क्लाइंट बहुत बने हुए हैं, उनको आप सर्विस नहीं दे पाए हो, सर्विस में डिले होता है, तो आपने खुद ने मशीन लगा लिया किसी के, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं अपने में से, सब लोग इतनी बड़ी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, अपने में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डिजिटल के प्रिंट आउट की आवश्यकता ना होती हो। अगर आप कमर्शियल प्रिंटिंग का काम करते हो, आपके पास कस्टमर विजिट करते हैं, तो सभी को डिजिटल प्रिंट आउट निकाल लेने की मतलब कि उनको डिजिटल प्रिंट आउट से कुछ आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट ऐसे का ऐसा उनको दोगे, नहीं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट के आपको खुद को डिजिटल प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है। या तो आप सिटी में किसी और ने डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन लगाई है, उससे निकाल के लेके आओगे, या किसी आसपास किसी बड़ी सिटी से मंगा के उनको दोगे। लेकिन आपका बिजनेस इतना बड़ा बन गया है कि आप चाहते हो कि मैं उनके पास क्यों जाऊं, इसमें मैं सर्विस भी नहीं दे पाऊंगा, महंगा भी है, और मेरे पास खुद के पास इतना दिन के 100, 200, 500 सीट्स का मेरे पास खुद के पास काम है, तब आपको डिजिटल प्रिंटिंग मशीन लगानी चाहिए। और जैसे इसमें अभी एग्रीमेंट है 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स के बाद कितना क्या फास्मा का रेट लगेगा? वो एक्चुअली में आप बता दो कितना बढ़ाते हैं आप लोग, क्या होता है? मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। जैसे अभी आपका एक बजट का जो इशू था कि 2.5-3 लाख रुपए में मशीन आता है और हम लोग उसको लेके स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करें। एक अच्छा ऑप्शन आपको यही मिला कि शायद जो लेवल 2 फ्रेंचाइजी है वो आपको शायद आप जैसी रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आपकी वेबसाइट पे शायद ऑर्डर प्लेस कर देंगे और आपको वहीं पर वो डिलीवर भी हो जाएगा, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बच जाता है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रही बात फाजमा का, देखिए 5 इयर्स फाजमा ऑन राइटिंग आता है। फाजमा बढ़ने का जो चांसेस है वो मशीन इवेल्युएट होती है उस टाइम पे कि उसमें बहुत सारे चीज़ें देखी जाती है। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, आज डॉलर प्राइस इज सम अराउंड लाइक 95 रुपीज़, आज $95 है। कल कम हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बढ़ गया तो हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कल फ्यूल बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, तो वो एक म्यूचुअल होता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है। हार्डली 5 पैसा 10 पैसा, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी फाजमा कॉस्ट का। ओके। हेलो सर, मेरे को एक्चुअली क्या है कि प्रति माह 70 से 80 हज़ार मेरा प्रिंट निकलता है, ठीक है। एक्चुअल मैं भी करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा तो बोले। उसके लिए मैं चाह रहा था कि मेरे को बता दे कि मेरा क्या रहेगा फाजमा। अभी मेरी आउटसोर्सिंग हो रही है, अगर मैं प्लान करता हूँ कि अपने तो पास आपको इन मतलब हाउस करना है। एमपी में जो इनका मिड सेगमेंट है उसमें जाना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को फर्स्ट सेगमेंट में ही जाना है, सिर्फ डिजिटल के लिए। 70 to 80,000। हाँ, इजीली मेरे पास प्रूफ है उसके, सब मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस प्रिंटर में पॉसिबल भी नहीं है, उस प्रिंटर में पॉसिबल भी नहीं होगा, वो इतना वॉल्यूम होगा तो आपको एमपीपी में जाना होगा। मतलब डेली का कम से कम 4 से 5 हज़ार तो है। एक्चुअली में इनका एक वो है कि कभी भी आप फाजमा प्राइस इतना पब्लिकली ओपन मत करो। हालांकि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमने तो जो लिया वो फिक्स ही है, इनको ना तो इनको बढ़ाने देंगे ना इनको कुछ चेंज करने देंगे हमारी तरफ से। एक्चुअली में आपने हमें ताकत दी है, हमारे पास में 100-200 लोग होंगे। आज भी बहुत लोगों ने बोला कि चेक ले जाओ आप, तो हमें तो दो। सर आदित्य सर, आप हमारी ताकत है। नहीं, आप हमारी ताकत हो। तो एक्चुअली में आप अपन सब ताकत बनेंगे तो इनसे अपन लोग डिमांड कर पाएंगे, इनसे अपन कुछ जो बेस्ट जो हो सकता है वो अपन लिया भी है, आगे भी ले पाएंगे। एक सिंगल आदमी होगा, वो कंपनी कुछ भी मान लो गलत करती है, सही करती है, तो अपन एक आदमी की बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन जब 50, 100, 200, 500 लोग बोलेंगे तो ये कंपनी की बात, अपनी बातें भी सुनेंगे ये तो। लेकिन ये एक बोलते हैं कि अब जो
एक्चुअली में जो फाजमा अपने को जो मिला है एमपीपी या एलपीपी का, वो मार्केट से कम है, उसका कम ये खुद भी नहीं देंगे। इनकी खुद की जो सेल्स टीम या जो यहाँ बैठी हुई होगी वो जाएगी, उनको भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अपना अपना केबिन में बताओ, यहाँ पे ओपन मत बताओ। तो अपनी एक फिक्स कीमत है, लेकिन वो ओपन में बताने के लिए ये लोग मना करते हैं। चलो ठीक मुझे है। बताने में दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एक साथ हो तो प्लीज मेरे से मिल लें। नहीं, वो आपको पिंटरेस्ट क्लब की टीम बता देगी आपको। वो ये नहीं बताएंगे, वो तो अपने हम बताएंगे कि ये फाजमा इनसे लेंगे अपन। आप ही बता दोगे, बढ़िया। हाँ ठीक है, अपन मिल लेंगे वो तो। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन जैन सर से है जी। अगर कोई बंदा मशीन बाय कर रहा है, ठीक है, और ना चाहते हुए भी कोई उसमें मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी टीम कितनी दिनों में या कितने घंटे में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? देखिए, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मशीन खरीद ली, रिको खरीद ली तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर मशीन ट्रबल करती है, हर मशीन में इशू होता है, हर मशीन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसका एक रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग अपनी तरफ से 4 आवर्स का कमिटमेंट करते हैं कि 4 घंटे के अंदर हम लोग उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, जहाँ पर हमारा सर्विस बेस है वहाँ पर हम लोग 4 घंटे में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का या अटेंड करने का पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं। मेनली कि कोई मेजर इशू है, सपोज कीजिए कि कोई इशू बहुत बड़ा है और जो या तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो आने में समय लगेगा, जो अंडरस्टैंड करने में जो समय लगेगा, वो बेसिक उतना ही समय लगता है। बाकी मतलब हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादू का वो है कि हम करेंगे और वो चालू हो जाएगा। बट मैं आपके क्वेश्चन को दूसरी तरीके से आंसर करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड पे देखेंगे तो दिस मशीन इज़ दैट रोबोस्ट कि आपका इसका जो डाउन टाइम है, जितनी भी मशीन्स आती है, जिस भी कंपनी की आती है, द लोवेस्ट डाउन टाइम जो है वो इस मशीन का है। तो आप कहीं पर भी, कहीं से भी आप डेटा उठा के देखेंगे तो सबसे कम अगर डाउन होती है मशीन, मे बी हो सकता है किसी कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी हो, उसके इंजीनियर 10 आ जाते होंगे, फ़ोन करते ही पहुंच जाते होंगे, लग जाते होंगे, लेकिन वो दिन में 10 बार आते हैं। मेरे इंजीनियर को 10 बार आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मशीन का मेक जो है वो वैसा रोबस्ट बनाया हुआ है। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है वो वैलिड है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। उसका एक रीज़न था क्यों ये क्वेश्चन पुट हुआ, क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ जी। और मेरा डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना। लुधियाना से मेरा जो होम टाउन है जहाँ मैं प्रिंटिंग का मशीन लगाऊंगा वो 70 to 75 किलोमीटर अवे है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे मशीन का कोई पार्ट का प्रॉब्लम आ गया, तो इंजीनियर कहाँ से चलेगा, तो कब मेरे पास पहुँचेगा, तो उसको कितने दिन लगेंगे? अगर क्यों ये पॉइंट है कि उतने दिन फिर मेरा प्रोडक्शन भी बंद रहेगा। सही कह रहे हैं। हाँ, ये मेरा मेन क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पूछा। इसके लिए मेरे को ना हमारी कंपनी का एक बार शायद प्रेजेंटेशन देना चाहिए था आपको। हम लोगों के 18 ब्रांचेस हैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया। लुधियाना भी हमारा ऑफिस है और चंडीगढ़ भी ऑफिस है। पंजाब में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लाइक हम लोग 2 जगह से ऑपरेट करें, तो मेरा आपको चंडीगढ़ में भी इंजीनियर मिलेगा और लुधियाना में भी। इवन हम लोग हर छोटे टाउन के अंदर भी इंजीनियर डेप्यूट करके रखते हैं, और आज की तारीख में शायद पंजाब में वी आर हैविंग 6 इंजीनियर एट अ टाइम। तो मेरे 6 इंजीनियर वहाँ पर है और 70 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता कि शायद 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल है, तो आपका वो प्रॉब्लम आएगा नहीं। हम 4 घंटे में उसको कर सकते हैं, दैट इज़ कमिटमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ सर्विस के लिए एक बहुत इम्प्रूवमेंट में हुई है कि इनका जो सर्विस की टीम से कोई लेट होगा, कुछ भी होगा, अपने को दिखाएगी, तो इन्होंने डायरेक्टली की पर्सन अलग से अलॉट किया है अपने को। इनकी सर्विस टीम को कॉल लगाएंगे, वो जवाब देगी। उन्होंने मान लो किसी वजह से डिले किया है, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रिंटर्स क्लब के जितनी भी मशीन्स है, तो वो लोग उस एक आदमी को फ़ोन कर सकते हैं कि आपकी टीम ने ये काम समय पे नहीं किया। वो एक आदमी जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो डायरेक्टली इनके एमडी से कनेक्टेड होगा। तो उस लेवल का एक स्टाफ इनसे अपन ने अलग से मांगा है कि सर्विस को लेकर दिक्कत ना आए। हालांकि अपन जो प्रिंटर्स क्लब की जो टीम है जो लेवल 2 के लिए, तो हालांकि हम लोग अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देने वाले हैं कि छोटे मोटे इश्यूज वहाँ पे आएंगे भी नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नेक्स्ट? कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइम कितना हो गया? 7:15 हो गए। 8:15, 8:30 तक तो हो ही सकता है। 8:30 तक का टाइम दिया था अपन ने। अभी तो डिनर का टाइम भी नहीं हुआ अभी तो। कोई भी क्वेश्चन आपका, आप जो पूछना चाहते हैं?
क्लोज करते हैं। कल संडे है, ज़्यादा लोग होंगे कल, नए क्वेश्चंस आएंगे कल। हो सकता है आप अगर जयपुर में होते हैं तो कल का शाम का सेशन भी अटेंड कर लो। नए क्वेश्चंस आएंगे तो नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा। तो वैसे तो अगर कोई हमारे साथ में लेवल 2 पार्टनर करना चाहते हैं तो वो जो 30 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड कीजिए। उसमें डिटेल में हम बताएंगे कि लेवल 2 पार्टनर में मतलब साथ करने में कंप्लीट डिटेल में वो प्रोग्राम केवल डेडिकेट होगा लेवल 2 बताने के लिए, प्रोडक्शन पार्टनर बनने के लिए। तो क्लोज करते हैं। अभी अपना साथ में अपन लोग डिनर करते हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछना है तो वहाँ पे भी बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।